हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर हाईटेक कंपटीशन क्लासेस। दोस्तों, आज हम साइकोलॉजी सीरीज के नेक्स्ट चैप्टर कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास को जानने के लिए हमें बहुत सारी चीजें और भी जाननी है, जैसे रचनावाद या संरचनावाद या निर्माणवाद क्या होता है, संज्ञानवाद क्या होता है, ठीक है, इनके प्रतिपादक कौन है और उन्होंने किस प्रकार से क्या क्या चीजें बताई हैं, उनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंशिएट है, ठीक है। और इसके साथ ही कोलबर्ग हो गया, जिनका नैतिक विकास भी हमें पढ़ना है ना, और जेरोम ब्रूनर हैं। बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। चिंतन क्या होता है, तर्क किस प्रकार से करते हैं, तो जो भी चीजें संज्ञान से जुड़ी हैं, हमारी नॉलेज से जुड़ी हैं, हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हैं, वो सभी आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं संज्ञानवाद व निर्माणवाद से, है ना। ये दोनों चीजें क्या है, किस प्रकार से ये एक दूसरे से जुड़ी हैं और किस प्रकार से एक दूसरे से ये अलग है। देखिए, संज्ञानवाद क्या कहता है, ये कहता है कि इसके अंतर्गत बच्चे के चिंतन यानी कि थिंकिंग प्रोसेस, बुद्धि व भाषा में परिवर्तन आ जाता है। जब कहेंगे हम कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, तो दूसरे शब्दों में हम ये कहेंगे कि बच्चे का जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसकी जो इंटेलिजेंस है ना, इंटेलिजेंस लेवल है, या फिर उसका जो लैंग्वेज स्किल है, वो सारे क्या होने लगते हैं, चेंज होने लगते हैं। आप देखते हैं कि छोटा बच्चा लैंग्वेज उतनी स्तर की नहीं जानता है, थोड़ा बड़ा होता है तो वो अच्छे से समझ पाता है। तो जैसे जैसे एज का प्रोसेस बढ़ता जाता है, उसी प्रकार से इन चीजों में भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके साथ ही देखिए, अर्थात यह मानसिक प्रक्रियाओं पर बल देता है। बिल्कुल मेंटलिटी वाली जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं, वो सारी किसके अंतर्गत आती हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। जो कि समस्या समाधान, चिंतन प्रक्रिया, तर्क शक्ति जैसी गतिविधियों के माध्यम से आता है। ये लाइन यहाँ से जुड़ी हुई है कि संज्ञानवाद क्या कहता है कि बच्चे का थिंकिंग प्रोसेस, उसकी जो बुद्धि है या भाषा है, वो क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। और ये किन माध्यमों से परिवर्तित होती है, समस्या समाधान के माध्यम से, चिंतन प्रक्रिया के माध्यम से, तर्क शक्ति में जो गुणात्मक परिवर्तन आते हैं उसके माध्यम से। तो ये गतिविधियां वो गतिविधियां हैं जो हमें परिवर्तन दिखाती हैं, किसमें, ऊपर दी गई चीजों में, है ना। इसके तहत अच्छा, इसका असर बच्चे की शिक्षा पर किस प्रकार से पड़ता है। इसके तहत बालक कविता याद करता है, ठीक है, गणितीय समस्याएं हल करता है, सोचता है, बेहतर सोचता है ना, चीजों को समझने लगता है, निर्णय लेने लगता है, यानी कि डिसीजन मेकिंग उसमें डेवलप हो जाती है, सृजनात्मक कार्य करने लगता है, यानी कि क्रिएटिविटी उसमें आ जाती है, तथा क्रमागत व अर्थपूर्ण वाक्य बनाना सीख जाता है। जब आप देखेंगे कि बच्चे में ये सारी क्वालिटीज आने लगी हैं, तो हम कहेंगे कि इसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो होने लगा है। लास्ट में लिखा हुआ है कि अर्थात बालक संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करता है, यानी कि इमोशनली जो चीजें हैं उनको क्या करता है, वो ऑब्जर्व करता है और उन पर चिंतन करता है तथा विभिन्न परिस्थितियों में इनका उपयोग करता है। बच्चे ने जो भी चीजें अपनी एज के अकॉर्डिंग सीखी हैं, वो कहीं ना कहीं उसके नेक्स्ट लेवल में काम आती हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, जो भी चीज हम, जो हमारा पिछला ज्ञान है, वो आगे हमारे नए ज्ञान में काम आता है, ठीक है। मैं आपको फिर से समझा दे रही हूँ, संज्ञानात्मक विकास एक चैप्टर या ये जो दो शब्द हैं, ये अपने आप में काफी सारा ज्ञान लिए बैठे हैं, जिसमें हमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझनी होंगी। तो स्टार्टिंग हमने कहाँ से की, संज्ञानवाद क्या होता है, ठीक है। अभी हम संज्ञानवाद पर ही हैं, अब पढ़ेंगे निर्माणवाद, ठीक है। आइए समझते हैं रचनावाद को। रचनावाद, संज्ञानवाद, ये दोनों ही सीखने के सिद्धांत हैं। संज्ञानवाद के बारे में हम पढ़ चुके हैं, रचनावाद के बारे में जानते हैं। देखिए, विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बालकों में विशेष प्रकार के गुण व विशिष्टताएं प्रतीत होने लगती हैं। जैसे जैसे बच्चा ग्रो होता है, ठीक है, उसकी ग्रोथ होती है, तब हम देखते हैं कि चेंजेस आने लगते हैं, ठीक है, बुद्धि में, या उसकी जो प्रतिक्रियाएं देने में, या फिर आप कहेंगे कि कुछ भी वो काम कर रहा है तो वो पहले की अपेक्षा अच्छे से कर पाता है। जैसे हम बच्चों के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, बच्चों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मैं एग्जांपल लेती हूँ बच्चे का ही, कि एक बच्चा है जो पेंसिल पकड़ना सीख चुका है, ठीक है, दूसरा बच्चा उसके साथ बैठा है जो अभी नया नया है। तो जो एक्सपीरियंस्ड बच्चा है वो बिगिनर को पेंसिल पकड़ना बताएगा कि इस तरीके से पकड़, हालांकि उसने भी कभी यही प्रोसेस फेस किया था, ठीक है। तो यहाँ जो अगली लाइन है वो इसी बारे में है कि बच्चे स्वयं के अनुभव से नए ज्ञान का निर्माण करने लगते हैं, और यही धारणा क्या कहलाती है, रचनावाद। रचनावाद की धारणा ये कहती है कि बच्चा विकास की विभिन्न अवस्थाओं में
मतलब उसमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं और ये परिवर्तन गुणात्मक होते हैं। गुणात्मक इसलिए हैं, विकास को आप कैसे कहेंगे? कोई बच्चा चोरी करना सीख रहा है तो क्या वो उसका विकास है? नहीं ना। अगर उसमें कुछ गुणात्मक चीजें होती हैं, यानी कि उसमें कुछ स्पेशलिटी देखने को मिलती है, कुछ पॉजिटिव चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है, या फिर वो कोई काम जो पहले नहीं कर पा रहा था और वो उसको सामान्य तौर पर करना ही है, अगर वो उसको अब कर पा रहा है तो हम कहेंगे कि वो विकास कर रहा है, ठीक है, वो ग्रो कर रहा है, वो उसकी ग्रोथ हो रही है। तो बच्चा एक्सपीरियंस्ड हो जाता है, जब उस काम को वो करने लगता है तो उसको एक्सपीरियंस हो जाता है। अपने अनुभव से उसने ज्ञान का निर्माण खुद किया कि मुझसे जो गलतियां हुई, मैं ऐसे ऐसे करता था तो मुझे ये नहीं करनी चाहिए थी जब मैं सीख रहा था। अच्छा, अगर मैं एक दूसरे को ये बताता हूँ कि तुझे ऐसे सीखना है, तो मैं अपनी गलतियों को बताऊंगा कि देख मेरे से ऐसी गलती होती थी तो तू ये नहीं करना, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि खेल कूद की भी कोई चीज है, तो बच्चे को अगर गेम खेलना आता है, वो दूसरे बच्चे को सिखा रहा है या बता रहा है कि तूने ये गलती कर दी, ये तो करनी नहीं थी। कब बता रहा है वो? जब उसको खुद को अनुभव हो चुका है। अनुभव कैसे हुआ है? जब उसने मिस्टेक्स की, एक्सपीरियंस हुआ उसको, ठीक है। और मिस्टेक्स किससे होती हैं? जो प्रैक्टिस करता है। तो जब बच्चा सीखने के लिए तत्पर होता है तो वो उस पर अभ्यास करता है। अभ्यास करते समय, यानी कि अभ्यास के दौरान उससे गलतियां होंगी, गलतियों से ही वो सीखेगा, और सीखने के बाद जब वो अनुभवी हो जाएगा तब उसका ज्ञान निर्मित हो जाएगा, यानी कि वो ज्ञानी हो जाएगा। वो संबंधित कार्य का ज्ञानी हो जाएगा, जो चीज वो सीख रहा था, ठीक है। ज्ञान का निर्माण कब हुआ? जब उसने अनुभव लिया। और यही प्रोसेस रचनावाद क्यों कहलाया? देखिए, कहलाया ये तो यहाँ लिखा ही हुआ है। क्यों कहलाया? क्योंकि उसने क्या किया? कंस्ट्रक्ट किया। उसने चीजों को, ये फर्स्ट स्टेप था, वो नहीं पकड़ पा रहा था पेंसिल। दूसरे स्टेप में कुछ गलती से उसने जैसे तैसे पकड़ना सीखा, ऐसे करके कुछ प्रोसेस करने के बाद जब क्रॉस हो गया वो आगे, तो उसने पकड़ना सीख लिया पेंसिल को। तो वो कंस्ट्रक्ट करता गया, यानी कि पहले ये चीज हुई है, ये गलती नहीं करनी थी, अच्छा पिछली बार ऐसा नहीं करना था मेरे को, ये बार, इस बार मुझे ऐसे करना है। तो उसके दिमाग में संरचनाएं बनती रहती हैं चीज को लेकर, किसी भी चीज को लेकर कि ये इस प्रोसेस से मुझे होकर मैं गुजरा हूं, तो वहां पर मुझे कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करनी थी, या फिर ये स्टेप मुझे फॉलो करने ही थे, और ये हर किसी को करने होते हैं, तो मैं भी किसी को अगर बताऊंगा क्योंकि मुझे आ गया, तो वो भी यही चीज अप्लाई करेगा, ठीक है। तो वो ज्ञान का निर्माण उसने खुद किया। कब? जब उसको अनुभव हुआ, ठीक है। अनुभव होना यानी कि आप उस चीज में कार्यरत हो, प्रयासरत हो, काम कर रहे हो, आप उस चीज पर प्रैक्टिकल हो। तो अगली लाइन हमारी यही है, ये यहाँ लिखी हुई है, रचनावाद एक व्यवहारिक प्रक्रिया है, यानी कि ये प्रैक्टिकली प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि, देखिए, संज्ञानवाद यहाँ से जुड़ा हुआ है, जबकि रचनावाद क्या है, वो यहाँ से तो वर्क कर रहा है, लेकिन इसके साथ में आपको प्रैक्टिकल होना है ना। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी काम सीखेंगे तो वो बैठे बैठे ऐसे ही सीख जा रहे हो। कुछ चीजें होती हैं कि चलो ऐसे ही सीख ली, लेकिन आप प्रैक्टिकल होगे उस काम में, तब जाके आप कंस्ट्रक्ट करोगे अपने दिमाग में, और वो नॉलेज जब आप कंस्ट्रक्ट आपका बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तब जाके आपका जो आपकी जो नॉलेज है वो क्या हो जाएगी? वो डेवलप होगी। देखिए, यह संज्ञानवाद से ही जुड़ा हुआ है, अतः इसकी शाखा है। बिल्कुल है। यहाँ से तो आप बिल्कुल जीरो हो, और आप कुछ भी काम आपको दिया जा रहा है आप कर रहे हो, है कॉन्शियस होकर कर रहे हो, तो वो वर्क नहीं करेगा। यहाँ से एक्टिव होने के बाद आपको फिजिकली भी एक्टिव होना पड़ेगा, तब जाके आपका जो कंस्ट्रक्शन है किसी भी नॉलेज को गेन करने को लेकर, वो वर्क करेगा। देखिए, रचनावाद एक व्यवहारिक प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान सिर्फ और सिर्फ वास्तविकता का ही एक रूप नहीं है, ठीक है, बल्कि किसी बालक द्वारा वास्तविकता को उसके दिमाग में किस प्रकार बिठाया जाता है, जिससे उसकी एक व्यक्तिगत पहचान है, ये भी बताता है। तो यहाँ पर इतनी बड़ी लाइन को मैं अच्छे से समझा दूं आपको कि रचनावाद व्यवहारिक है, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें ज्ञान को सिर्फ रियलिटी से नहीं जोड़ा गया है कि वही जो सही चीज है, जो असलियत है, उसी से जोड़ा जाए, ठीक है। यहाँ पर ये बोला गया है कि पेंसिल पकड़ना, अब आप देखोगे कि मैक्सिमम लोग राइट हैंड से काम करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो लेफ्टी होते हैं, लेफ्ट हैंड से काम करते हैं। तो मतलब क्या उन पर बैन लगा दिया जाएगा कि आप ऐसे नहीं करोगे? तो मैं यहाँ पर ये समझाना चाहती हूँ कि वास्तविकता ये है, या एक जनरल सी चीज है कि हम राइट हैंड से लिखते हैं, लेकिन कोई बच्चा लेफ्ट हैंड से लिखता है, तो ये उसके खुद से उसने जो ज्ञान निर्मित किया है, ये उस हिसाब से है। कहने का मतलब है कि उसका नेचुरली
लेफ्ट हैंड काम कर रहा है स्टार्टिंग से ही। तो उसने अपने अनुभव से, यानी कि उसने देखा, अगर उसने राइट हैंड में उसको, जैसे शुरू में वो जब उसको पेंसिल पकड़ाएगी वो लेफ्ट में पकड़ रहा था, पेरेंट्स या टीचर द्वारा उसको समझाया गया कि नहीं इसमें पकड़नी है, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं है, वो उसी से पकड़ रहा है, ठीक है। और जब वो देख रहा है कि जबरदस्ती मुझे राइट हैंड में पकड़ाया जाता है, तब मैं लिखने में उतना अच्छा फील नहीं करता, ठीक है। तो वो लेफ्ट हैंड से जब करता है तब वो स्पीडली लिख पाता है, साफ सुंदर भी लिख पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि वास्तविकता तो ये है कि अधिकतर लोग राइट से ही लिखते हैं, लेकिन उसने ऐसा पाया, उसने जो अपनी ज्ञान की समझ, उसने जो अपना अनुभव था उसकी समझ से उसने जो ज्ञान निर्मित किया वो ये था कि मैं कंफर्ट फील नहीं करता राइट से, या मुझसे नहीं लिखा जाता, या मुझे कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं लेफ्ट से लिखूंगा। तो खुद के अनुभव से जो उसने ज्ञान निर्मित किया वो ये था कि वो जिस काम में सक्षम है, जिस तरीके से सक्षम है वो काम कर रहा है। काम गलत नहीं है कि लेफ्ट हैंड से लिखना गलत है, लेकिन उसने क्या करा, अपने अनुभव से जो उसके दिमाग में रचनाएं बनी हैं वो ये बनी है कि यहाँ से काम मेरे से नहीं होने वाला, ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा, वो इसी से काम करेगा। तो उसने खुद की समझ से ज्ञान निर्मित किया है, खुद के अनुभव से किया है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चा वास्तविकता पर ही नहीं टिका होता, ठीक है। वास्तविकता से हटकर उसकी खुद के अनुभव से जो समझ बनी है, वहां से जो ज्ञान निर्मित हुआ है, उससे उसकी एक अलग पहचान बनती है। और ये जो पहचान है, ये प्रोसेस किसका है, ये रचनावाद का ही है। रचनाएं हुई होंगी उसके दिमाग में, तब जाके वो दूसरों से अलग है। और किस प्रकार से अलग है, खुद के अनुभव से अलग है, खुद की समझ से अलग है, ठीक है। तो ये लाइन उस बारे में थी। अतः यह स्वयं से रचित की गई जानकारी पर आधारित है, बिल्कुल है। आप, कोई कोई बच्चा ऐसा होता है कि पढ़ने का तरीका जैसे यूनिक होता है ना, कि क्लास में ज्यादातर बच्चे सामान्य तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उनका पढ़ने का तरीका अलग है। ये तरीका अलग का मतलब ऐसा नहीं कि सारे ही स्टैंडर्ड हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो लो स्पीड में पढ़ते हैं, कुछ कुछ हैं जो हाई स्पीड में पढ़ते हैं, कुछ हैं जो बिल्कुल जनरल रहते हैं, ठीक है। तो जो लो और हाई वाले हैं बच्चे, वो क्यों अलग हैं, ठीक है। जो लो वाले हैं वो अपने ज्ञान की समझ से, मतलब अपने अनुभव से, कि भाई मेरे से नहीं पढ़ा जाता स्पीडली, है ना, तो उन्होंने ये समझ बना रखी है, तो वो अपनी समझ के हिसाब से उनका ज्ञान निर्मित हुआ कि मैं औरों से अगर अलग हूँ तो इसलिए अलग हूँ, तो मेरे से नहीं होता, मैं क्यों दूसरों जैसा बनूं। और जो स्पीडली पढ़ पाते हैं तो उनका ये है कि मैं इसलिए अलग हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं स्पीडली पढ़ सकता हूँ। तो उन्होंने अपने अनुभव के हिसाब से ज्ञान निर्मित किया है। तो किसी भी चीज पर ज्ञान निर्माण करना उनकी खुद की चॉइस होती है, खुद का अनुभव होता है कि किस प्रकार से वो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई बच्चा अलग है तो उसकी रचनाएं अलग होंगी, उसका अनुभव अलग होगा, ठीक है, इस वजह से वो अलग है। तो कुल मिलाकर ये रचनाओं पर आधारित है और एक व्यवहारिक प्रक्रिया है, जो कि संज्ञानवाद से इस मामले में तो अलग है कि संज्ञानवाद यहाँ से काम करता है, जबकि ये प्रैक्टिकल वे में काम करता है, ठीक है। अभी इसके आगे देख लेते हैं, आगे जानते हैं इसके बारे में। देखिए, रचनावाद भले ही संज्ञानवाद से जुड़ा हुआ है, जैसे कि मैंने कहा कि जुड़ा भी है, यानी कि इनमें सिमिलैरिटीज भी हैं और डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन कुछ मायनों में है अलग भी है, बिल्कुल है। क्योंकि रचनावादी मानते हैं कि हम दुनिया के बारे में जो भी कुछ जानते हैं वह हमारी अपनी उपज है। वो मानते हैं कि हमने अपने दिमाग में जिस प्रकार से रचनाएं की हैं, जिस प्रकार से चीजों को बिठाया है, तो उसी प्रकार से वो चीजें हैं। हालांकि ये भी नहीं कहते कि वास्तविक चीजें जो हैं दुनिया के बारे में वो बिल्कुल अलग है, लेकिन ये खुद की जो इनका जो ये दिमाग में किस प्रकार से चीजों को कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, तो ये उसको वैल्यू देते हैं। अर्थात ये दोनों ही सिद्धांत शिक्षण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल निभाते हैं। ये प्रैक्टिकल ज्यादा होते हैं ये लोग, ठीक है। इनसे छात्रों के अधिगम स्तर को जानने में मदद मिलती है तथा उन्हें सुधार कर उसमें वृद्धि भी की जा सकती है। बच्चा मेंटली वीक है तो संज्ञानवाद काम करेगा, बच्चा प्रैक्टिकली वीक है तो रचनावाद काम करेगा। तो कुल मिलाकर बच्चे को जानने में, उसको समझने में कि उसमें कहाँ कमियां हैं, तो तभी तो हम उसमें सुधार करेंगे, ठीक है। सुधार करने से क्या होगा, बच्चे की वृद्धि होगी, उसकी बुद्धि की वृद्धि होगी, बुद्धि का विकास होगा, ठीक है। तो ये चीजें किसके बारे में थी, रचनावाद के बारे में। आइए जानते हैं जीन पियाजे के बारे में, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ये स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, साथ ही ये दार्शनिक भी थे। इन्होंने जूलॉजी में पीएचडी कर रखी थी। और ये अल्फ्रेड बिने, जिन्होंने बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत दिया, उनके साथ ये काम कर रहे थे।
और उस दौरान इनका ध्यान बच्चों के मानसिक विकास की तरफ गया और इस प्रकार से इन्होंने मानसिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई, जो कि कितनी हैं? 4 हैं। अवस्थाओं को जानने से पहले इनके बारे में थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं। देखिए, ये संज्ञानवाद पर ज्यादा अपना फोकस रखते थे, इसके साथ ही ये रचनावादी भी थे। किस प्रकार से? इनका मानना था कि कोई भी बच्चा अपने संज्ञान की रचना खुद करता है। कैसे करता है? वातावरण से अनुकूलन के माध्यम से, यानी कि अपने एनवायरमेंट में जो भी चीजें वो इंद्रियों के माध्यम से देख सुन रहा है, ठीक है, समझ रहा है, उनको वो एडॉप्ट करता है और उस प्रकार से कंस्ट्रक्ट करता है अपने माइंड में, और ऐसे करके उसका कॉग्निशन यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होने लगता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इन्होंने हल्के में नहीं लिया, इन्होंने उसको विस्तार से लिया है और इनका मानना है कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास समझने के लिए हमें जो पहचान है वो मतलब संज्ञानात्मक विकास समझने के लिए एक जो सटीक पहचान है वो ये है कि बच्चे के चिंतन में गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यानी कि उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो डेवलप तो हो, चेंज तो हो रहा है, लेकिन वो अच्छे से अगर चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो संज्ञानात्मक विकास कर रहा है। ठीक है, देखिए विकास की अपनी अलग अलग धारणाएं हैं, विकास की अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इनका जो पूरा फोकस था वो मानसिक विकास यानी कि संज्ञानात्मक विकास की तरफ था। ठीक है, और इन्होंने अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा। ठीक है, 4 एज ग्रुप इन्होंने बताए हैं और उस हिसाब से अलग अलग नाम दिए हैं। तो इनके अनुसार जो इन्होंने शोध किए होंगे बच्चों पर, तो इनके अनुसार ये कहा गया कि इस एज ग्रुप में बच्चा ये चीजें सीखता है, नेक्स्ट में ये, नेक्स्ट में ये, इसी प्रकार से लास्ट में ये। ठीक है, तो कहने का मतलब है इन्होंने लिमिटेशन कर दी है, लिमिट कर दिया है चीजों को कि बच्चा अगर पहले एज ग्रुप में जो चीज सीख रहा है वो पहले में ही सीखेगा। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि जो सेकंड स्टेज में वो सीख रहा है वो पहले में नहीं सीख सकता है। इन्होंने ये बोला है कि जैसे 2 से 7 वर्ष के बीच में बच्चे में जो चीजें देखी गई हैं विकसित होती हुई पहले की अपेक्षा, तो इनका मानना है कि वो 2 से 7 में ही सीखेगा। हाँ, ये हो सकता है कि 7 से थोड़ा पहले सीख ले, उसकी स्पीड अगर अच्छी है तो उसने जल्दी चीजें कवर कर ली है, जल्दी उसने एडॉप्ट कर लिया है एनवायरमेंट से, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 2 से पहले सीख लेगा। तो इन्होंने कुछ सीमाएं निर्धारित कर रखी हैं जो कि अन्य मनोवैज्ञानिक द्वारा अपवादित है। और अन्य मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ बच्चे गॉड गिफ्टेड भी होते हैं, है ना, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, वो मान लीजिए 3rd क्लास का जो भी सिलेबस है या चीजें हैं वो 2nd क्लास में ही उनको आने लगती हैं, है ना, वो अपने 2nd क्लास का जल्दी कवर कर लेते हैं तो 3rd का भी फिर वो वहीं पढ़ने लगते हैं, या घर का माहौल इतना अच्छा होता है या पेरेंट्स बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, कुछ वो नेचुरली ऐसा है। तो कुल मिलाकर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से बच्चा पहले से ही अपनी उम्र से पहले ही कुछ चीज का ज्ञाता हो जाता है, जबकि ये कहते हैं कि उम्र निर्धारित है, उम्र से पहले बच्चा वो चीज नहीं सीख सकता है। और आजकल हम देख भी रहे हैं कि ये चीज बहुत हद तक अपवाद भी कही जाएगी, ऐसे हम लोग भी अगर कहें, हम कोई शोध नहीं कर रहे, लेकिन इतना तो हम भी जानते हैं कि उम्र से पहले बच्चा कितनी सारी नॉलेज रखने लगता है, कुछ काम की, कुछ ना काम की। तो ये अपवाद था, वो चीज अलग है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हमें सिर्फ इतना समझना है कि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया जिसकी 4 अवस्थाएं दी हैं। अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, अवस्थाओं में क्या क्या चीजें आती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अवस्थाएं 4 हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। पहली अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। संवेदी और सेंसरी से आप समझ रहे हैं कि ये सेंसिस के माध्यम से सीखी जाएगी। यहाँ पर जन्म से 2 वर्ष के बीच का टाइम दिया हुआ है इन्होंने कि जन्म से 2 वर्ष के बीच में बच्चा किन किन चीजों से होकर गुजरता है, क्या क्या चीजें उसमें देखी जा सकती हैं। देखिए, प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिवर्सिबल एक्शन या फिर रिफ्लेक्स एक्शन भी बोल सकते हैं इनको। ये वो क्रियाएं हैं कि बच्चा अचानक से करता है और कब करके कब उसका ये एक्शन खत्म हो जाता है, तो ये बहुत इंस्टेंट मतलब कम समय के लिए होता है। जैसे बच्चे ने मान लीजिए टेबल पर ही हाथ जोर से मार दिया, अब उसकी इच्छा थोड़ी थी कि वो अपने आप को दर्द महसूस कराए, वो खेल खेल में बहुत तेज से मार देता है, हाथ में लग जाती है, एकदम चौंक जाता है। या कोई चीज ऐसी पकड़ ली उसने, जैसे कोई नुकीली चीज है वो पकड़ ली तो ऐसे हो गया। ठीक है, या ना चाहते हुए भी वो बच्चा अंगूठा चूस रहा है ना, वो कोई सी भी ऐसी हरकत कर रहा है जो उसको खुद नहीं पता, वो सडनली करने लगता है। तो ये प्रतिवर्ती क्रियाएं किसी एज ग्रुप में देखने को मिलती हैं, जन्म से 2 वर्ष के एज में। ठीक है।
इंद्रियों के माध्यम से पर्यावरण का अनुभव करना, यानी कि बच्चा इसमें क्या करता है, अपनी सेंसेस के थ्रू अपने एनवायरनमेंट से चीजों को अडॉप्ट करता है, उसको चीजों को फील करता है कि मैं मतलब देखा होगा आपने, बच्चे छोटे बच्चे को खिलाते हैं, इस एज ग्रुप के बच्चों को, तो वो किसी चीज को देख रहे हैं, बहुत गौर से देखते हैं, है ना। आप बात कर रहे हो, जैसे बहुत गोद वाला बच्चा है, तो आप दो लोग बात कर रहे हो तो वो आपको बहुत बड़े ध्यान से सुनता है। तो यहाँ पर इंद्रियां काम करती हैं उसकी, है ना। इंद्रियों के माध्यम से वो चीजों को फील करता है। वस्तु स्थायित्व आना, इसको भी जानेंगे कि वस्तु स्थायित्व होता क्या है। जटिल संवेदी पेशीय कार्य जैसी गतिविधियां करना, यानी कि जो ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं, आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स चीजें, बच्चा फाइन मोटर स्किल्स पर अभी नहीं आएगा। ये क्या करता है, देखिए फाइन मोटर स्किल्स हो गया जो छोटे काम को चलाने में हमारी जो पेशियां काम करती हैं, जबकि ग्रॉस मोटर स्किल्स जैसे बड़े बड़े काम, मैं किसी चीज को खिलौने को फेंक रही हूँ, फिर उठा रही हूँ, मैं खुद गिर जा रही हूँ, फिर मतलब बच्चा जो है वो क्या करेगा, किताब रखी है सामने, उसको नीचे गिरा देगा, फिर उसको उठा के ऊपर रखेगा, या खुद भी वो जैसे घुटनों के बल चल रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर वो जो बड़ी पेशियां हैं उनके माध्यम से काम करता है, उसको खुशी मिलती है। और क्या होगा, जैसे खिलौनों से खेलता है या फिर किसी चीज को भी वो देखकर खुश हो जाता है। अगर कोई चीज गिरती है तो एकदम से हंसेगा बहुत तेज से, फिर उसको अगर उठा के रख दिया जाए फिर वो गिराएगा। उसको एक चीज से अगर खुशी मिल जाती है तो फिर उस काम को वो रिपीट करता रहता है। और ऐसे काम जो है वो किस में आएंगे, जटिल पेशी, यानी कि जो हमारी बड़ी मांसपेशियां हैं, जैसे हाथ पैरों के जो काम करने होते हैं, है ना। जैसे अगर बच्चा चलने लगता है, अब यहाँ तो 2 वर्ष तक का टाइम है, तो बच्चा इसमें चल फिर रहा है काफी, तो उसमें वो भग कर जाएगा, एकदम से गिरेगा पर उसको मजा आ रहा है, फिर से भग कर जाएगा। तो भागना, कूदना, दौड़ना, है ना, या फिर जो भी चीज उसको खुशी देती है, और वो इसमें ये भी फील करता है कि जो चीज मुझे खुशी दे रही है, अगर मैं हंस रहा हूँ, अब आप उसको खिला रहे हो, आप साथ में हंस रहे हो, तो उसको डबल खुशी मिलती है। तो वो ऐसा फील करता है कि जो मुझे फील हो रहा है, खुशी हो रही है ना, वही चीज इनको फील हो रही है, इसलिए ये हंस रहे हैं। तो वो दुनिया को अपने अपने अनुभव से समझने की कोशिश करता है, मतलब समझता है कि मैं खुश हूँ तो ये भी खुश है ना, मैं हंस रहा हूँ तो ये भी हंस रहे हैं, मुझे जो खुशी मिल रही है तभी वही वाली खुशी इनको मिल रही है। तो वो अपने नजरिए से अपने वातावरण को देखता है, महसूस करता है। देखिए वस्तु स्थायित्व क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसमें बच्चा यह जानने लगता है कि कोई भी वस्तु या घटना तब भी उपस्थित रहती है जब वह हमारे सामने नहीं होती। यानी कि अ, बच्चे को अगर आपने किसी चीज से डरा दिया है और फिर आप उस चीज को हटा दे रहे, कोई खिलौना है जिससे बच्चा डर गया, और फिर उसके बाद क्या हुआ, वो खिलौना वहां से हटा दिया गया, लेकिन बच्चा फिर भी डरा हुआ रहेगा। तो बच्चे में क्या आ जाता है कि जिस चीज से वो एक बार जिस जो भी अनुभव अपने दिमाग में बिठा लेता है, वो उसके दिमाग में जल्दी से नहीं जाता, वो छप जाता है। यानी कि इस एज ग्रुप में ये चीज आने लगती है बच्चे में, बहुत हद तक तो नहीं, लेकिन स्टार्टिंग यहाँ हो जाती है। या ऐसे भी समझ सकते हैं, बच्चा अपने खिलौने से खेल रहा है, जिससे खेल के उसको खुशी मिलती है, आपने वो छिपा दिया है, तो वो उसको ढूंढेगा, है ना। उसको ये नहीं है कि खिलौना यहाँ नहीं है तो मतलब है ही नहीं। ज्यादा छोटा बच्चा होगा, यहाँ 0 से 2 वर्ष का दे रखा है, तो ये कुछ कुछ महीने के बाद ये चीज आने लगती है, वस्तु स्थायी स्थायी। तो जब बच्चा खेलने की समझ या फिर हंसना, रोना, वो वाली चीजें उसकी थोड़ी डेवलप होने लगती है। मैं फिर से बता दूं, इस एज ग्रुप में भी बीच का जो टाइम है, या साल भर से कुछ महीने पहले का, वहां पर वस्तु स्थायित्व आने लगता है कि आप उसकी पसंदीदा चीज को छुपा देंगे तो वो थोड़ा, जहां आपने छुपाई है उसने देखा है तो वो उधर की तरफ देखेगा। या अगर वो घुटने के बल चलने लगा है थोड़ा सा, अगर वो पैदल भी चल रहा है, खड़ा हो रहा है, लड़खड़ाते हुए वो वहां पहुंचेगा, उसको ढूंढने की कोशिश करेगा, है ना। या जो भी अनुभव उसने ले लिया है किसी चीज से, वो अच्छा या बुरा, तो उसको वो ये जानेगा कि वो अभी भी उपस्थित है यहाँ पर, है ना, उसके दिमाग में वो छवि जो है वो छप जाती है। तो ये था क्या, वस्तु स्थायित्व। यह इस अवस्था में प्रारंभ होने वाली सबसे बड़ी उपलब्धि है जो अगली अवस्था तक विकसित हो जाती है। यानी कि इस अवस्था में ये वाली जो चीज है ये एक उपलब्धि जानी जाती है, और नेक्स्ट जो इसकी स्टेज होगी उसमें क्या होती है, उसमें और अच्छे से डेवलप हो जाती है। तो ये चीजें किसके बारे में थी, सेंसरी मोटर के बारे में, है ना। यहाँ पर मैंने आपको ये जो 4-5 मेन चीजें थी वो सभी समझा दी। अब समझते हैं सेकेंड स्टेज को।